नमस्कार, साहित्यिकी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में आज हमारी चर्चा का विषय है अंग्रेजी धरातल पर हिंदी की पौध, और इस परिचर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं समालोचक डॉक्टर नालंदा पांडे और शोधार्थी भारती मिश्रा। डॉक्टर नालंदा और भारती मिश्रा जी, आप दोनों का साहित्यिकी के इस मंच पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन है। बातचीत की शुरुआत डॉक्टर नालंदा पांडे मैं आपसे करता हूँ जी। और आपसे सबसे पहले तो यही जानने का मन है कि आप पब्लिक स्कूल में और इस तरह के पूरे परिवेश में एक लंबा 3 दशक का आपकी कुल यात्रा है जी। आपको क्या लगता है कि वहाँ किस तरह का परिवेश है पब्लिक स्कूलों में, खासकर हिंदी को लेकर? क्योंकि जो हम लोग बाहर से देखते हैं वो कुछ अलग नज़र आता है, अंदर क्या स्थिति है? मुकेश जी, एक शायद इस परिचर्चा के माध्यम से जी हम एक महत्वपूर्ण विषय को, शायद उसकी जो अलग अलग परतें हैं जो अभी शायद दुनिया के सामने इतना आई नहीं है, मेरे ख्याल से हम उसे खोल पाने में पूरी तरह से कामयाब होंगे। क्योंकि जो आपका जो प्रश्न है वो हमें इसी दिशा की ओर आगे बढ़ा रहा है। तो पब्लिक स्कूलों में किस प्रकार का परिवेश है ये बताने से पहले, और साथ ही साथ इस पे भी थोड़ा प्रकाश डालने से पहले कि हिंदी को लेके किस तरह का वहाँ माहौल देखने को मिलता है, मैं सबसे पहले बताना चाहूँगी कि आखिर पब्लिक स्कूल होता क्या है। क्योंकि मुझे लगता है कि पब्लिक स्कूल को लेके, खास तौर से इस शब्द को लेके कई भ्रांतियाँ जुड़ी हुई है। क्योंकि कई बार हम ऐसा देखते हैं कि कई विद्यालय ऐसे होते हैं जिनके नाम में पब्लिक स्कूल शब्द का प्रयोग होता है, लेकिन केवल किसी नाम में पब्लिक स्कूल का प्रयोग कर लेने भर से वो स्कूल पब्लिक स्कूल नहीं कहलाता। जी। मैं ये बात इसलिए भी कर रही हूँ क्योंकि हमेशा किसी भी अगर बात को हमें समझना है तो उसको शायद तथ्यात्मक विश्लेषण उसका करना आवश्यक हो जाता है। तो पब्लिक स्कूल की बात करें तो राष्ट्रीय परिदृश्य से पहले मैं थोड़ा वैश्विक परिदृश्य इस पब्लिक स्कूल शब्द का देना चाहूँगी। जरूर। पब्लिक स्कूल जो ये शब्द है या ये जो अवधारणा है, ये काफ़ी पुरानी अवधारणा है और इसमें भी हमें अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में 2 अलग अलग रूप देखने को मिलते हैं। जैसे यूएस, ऑस्ट्रेलिया और कई अन्य देशों में पब्लिक स्कूल का तात्पर्य होता है कि स्टेट स्कूल, या स्टेट स्कूल अगर मैं आसान शब्दों में बताऊं, जो सरकार द्वारा वित्त पोषित होते हैं और सरकार द्वारा संचालित होते हैं। बहुत नई जानकारी। हाँ, और वहाँ पे निःशुल्क सुविधा का प्रावधान होता है, बच्चे वहाँ पे बिना कुछ फीस दिए पढ़ सकते हैं। अब अगर इससे बिल्कुल उलट अगर मैं बात करूं ब्रिटेन की, तो वहाँ पे पब्लिक स्कूल व्यवस्था का तात्पर्य होता है ऐसे कुछ आवासीय स्कूल जहाँ पे बच्चों को शुल्क देना होता है। तो यहाँ हमने अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में भी 2 तरह के स्वरूप देखे। यूएस, ऑस्ट्रेलिया और कई देशों में ये है निःशुल्क सुविधा देने वाले, सरकार द्वारा वित्त पोषित, और वहाँ पे निजी होते हैं। अब अगर मैं बात करूँ भारतीय परिदृश्य की या राष्ट्रीय परिदृश्य की, तो क्योंकि इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते कि जब हम पे ये जो औपनिवेशिक जो हम पे इसका जो परिणाम हुआ, तो कहीं ना कहीं भारत में भी हमने जो ब्रिटेन वाली व्यवस्था थी पब्लिक स्कूलों की, वही व्यवस्था चलन में आई। और वर्ष 1939 में IPSC यानी इंडियन पब्लिक स्कूल कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई और कुछ पब्लिक स्कूलों के साथ ये शुरू हुआ। और आज पूरे देश भर में इसकी सदस्य संख्या है 80। अच्छा। और उसके अलावा मैं एक और बड़ी रोचक बात बताना चाहूँगी कि हम सोचते हैं कि पब्लिक स्कूल का तात्पर्य है कुछ अभिजात्य वर्ग के लोगों के लिए जो स्कूल होता है, लेकिन मुकेश जी, आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत के सारे सैनिक स्कूल और हमारे देहरादून में स्थित राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज भी पब्लिक स्कूल का हिस्सा है। अच्छा, ये तो हाँ, अब शायद इससे थोड़ा सा इस बात में स्पष्टता आने लगी है कि पब्लिक स्कूल में किस तरह का माहौल देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं एक भ्रामक अवधारणा कुछ इस प्रकार की बनी हुई है कि पब्लिक स्कूल यानी कि वहाँ पे वो धरातल नहीं मिलेगा हमें जहाँ पे कि हिंदी का वटवृक्ष खड़ा हो सके, उसकी गहराइयाँ
ज़मीन में बहुत नीचे तक पहुंच सके। लेकिन बिल्कुल भी ऐसा माहौल नहीं होता, चाहे पब्लिक स्कूल हो, चाहे वो कोई निजी स्कूल हो, चाहे वो सरकारी स्कूल हो, सबका पाठ्यक्रम निर्धारित होता है। पूरे वर्ष में 4-4 परीक्षाएं हर बच्चे को देनी होती है, शिक्षक हर जगह अच्छे होते हैं। तो बच्चा जो उसके लिए उद्देश्य निर्धारित किए, शैक्षिक लक्ष्य हैं, शैक्षिक उद्देश्य हैं, वो उन्हें पूरा करता है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो सारे पब्लिक स्कूल है वहाँ पे हिंदी के लिए माहौल अच्छा है। अब अगर बात करें कि बच्चों का दृष्टिकोण क्या है, तो फिर मैं एक और बात बताना चाहूँगी कि विद्यालय स्तर पे हर बच्चे के लिए प्रत्येक विषय एक विषय की तरह होता है। क्या बात, बहुत महत्वपूर्ण। डॉक्टर नालंदा पांडे जी, आपने हमारे दर्शकों का ही नहीं, मेरा भी ये कन्फ्यूजन दूर कर दिया कि अमूमन यही धारणा है कि पब्लिक स्कूल यानी एक अभिजात्य स्कूल, जहां सामान्य वर्ग के छात्रों को छोड़कर बाकी जो एक एलीट क्लास जिसको हम कहते हैं वो बच्चे पढ़ रहे हैं। भारती मिश्रा, आप पब्लिक स्कूल में साहित्य पढ़ाती हैं और आपका भी मुझे लगता है कि 2 दशक की यात्रा है जी इस व्यवसाय की। पहले तो आपसे ये जानने का मन है कि जो हमारे ये जो अंग्रेजी दाँ स्कूल है जिनका माध्यम अंग्रेजी होता है, वहाँ पर हिंदी पढ़ाना किस तरह की चुनौती है? उन बच्चों की हिंदी को लेकर क्या धारणा अवधारणा है? और आप अपने स्कूल की पत्रिकाएं छापते हैं, तमाम तरह के आयोजन, खासकर व्यक्तिगत रूप से आपके आयोजनों की तो मैं भी तारीफ करता हूँ। तमाम तरह की डिबेट और निबंध प्रतियोगिताएं और आप करती हैं, उसमें बच्चों का किस तरह का रिएक्शन होता है? इस पर आपकी टिप्पणी। जैसे नालंदा जी ने कहा कि इन स्कूलों में हर विषय को विषय की तरह लिया जाता है, मैं काफ़ी हद तक सहमत नहीं हूँ, क्योंकि हर विषय को विषय की तरह ज़रूर लिया जाता है, लेकिन हिंदी विषय को उस तरीके से नहीं लिया जाता इन स्कूलों में। अंग्रेजी है वो अलग विषय, अगर गणित पढ़ाई जा रही है तो उसमें भी अंग्रेजी का प्रयोग किया जा रहा है, विज्ञान पढ़ाया जा रहा है उसमें भी सभी कुछ अंग्रेजी में बताया जा रहा है। एक हिंदी विषय ऐसा है जहाँ पर हिंदी में पढ़ाया जा रहा है, लेकिन उसमें भी कई स्कूलों में समस्या ये है कि वहाँ भी ये कहा जाता है कि जो हिंदी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं उन्हें इंग्लिश में ही बात करनी चाहिए। अच्छा। तो सबसे बड़ी तो कमी ये है। अच्छा। दूसरी बात, बच्चों का जो उत्साह है वो हिंदी विषय को लेकर बहुत ठंडा है जी। रोचकता जगाने की पूरी कोशिश की जाती है, अध्यापक अध्यापिकाएं पूरा अपना सहयोग देती हैं, हर रूप में उनको आगे बढ़ने की कोशिश करी जाती है कि वो आगे बढ़े, हिंदी को लेके उनका रुझान बढ़े, लेकिन फिर भी हिंदी विषय को वो सिर्फ हिंदी विषय को विषय लेकर चलते हैं। अच्छा। उनके लिए हिंदी सिर्फ हिंदी साहित्य उतना है जितना उनके पाठ्यक्रम की पुस्तकें। अच्छा। उसके आगे उनका मुझे लगता नहीं कि हिंदी साहित्य का कोई ज़्यादा ज्ञान है, क्योंकि वो सिर्फ हिंदी स्कूल में पढ़ते हैं और जहाँ तक मेरा अनुभव है वो हिंदी की किताब घर जाकर भी तभी खोलते हैं जब उनको घर के लिए होमवर्क दिया जाता है, अन्यथा उनके पास गलती उन बच्चों की भी नहीं है। पाठ्यक्रम इतना ज़्यादा होने की वजह से बच्चों को हिंदी विषय के लिए समय नहीं मिल पाता, तो उनका उत्साह जो ठंडा है एक कारण ये भी हो सकता है। दूसरी पत्र पत्रिकाएं वाली बात है, तो उसमें पत्र पत्रिकाओं में भरपूर समय दिया जाता है, स्कूल की तरफ से सहयोग भी दिया जाता है, फिर भी हम उस स्तर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं काफ़ी कोशिशों के बाद भी। वाद विवाद प्रतियोगिता होती है, निबंध प्रतियोगिता की जाती है, अनेक प्रतियोगिताएं होती हैं, पर कई बार देखने में आता है कि गिने चुने कुछ ही बच्चे उस पंक्ति में खड़े नजर आते हैं, तो शायद ये भी कहीं ना कहीं कमी दिखाई दे रही है। जी। डॉक्टर नालंदा पांडे, भारती जिस तरफ संकेत कर रही है, अब मैंने कहा ना कि अपने अपने अनुभव हैं, आप भाग्यशाली हैं। हाँ। कि आपको एक ऐसा परिवेश मिला है जहाँ पर आपके अनुभव दूसरे हैं। हाँ। भारती जी के अनुभव दूसरे हैं, लेकिन बहरहाल ये जो एक पक्षपाती या दृष्टि है कि भाई हिंदी एक विषय है इसलिए आपको पढ़ना है, और जैसे भारती कह रही हैं कि घर में जाके भी वो किताब आपको तभी खोलनी है अगर उसमें होमवर्क है, आपको लगता है कि ये जो परिवेश है हिंदी स्कूलों का, सरकारी स्कूलों का और हमारे जो निजी क्षेत्र के स्कूल हैं, हिंदी अंग्रेजी स्कूलों के बीच की, इसमें सरकारी संस्थाओं की या हमारी जो रेगुलेटिंग बॉडीज़ हैं इनकी कोई भूमिका हो सकती है क्या? कि ये जो गैप है एक भाषा को लेकर, ये एक बड़ा
अजीब सा संकट है हमारे समय का कि वो जो हिंदी भाषी बच्चे हैं उनको लगता है उस बोर्ड को देखकर कि यहाँ जो दुनिया रहती है ये दुनिया एकदम अलग दुनिया है, ये होना तो नहीं चाहिए एक देश में, लेकिन हो रहा है। क्या कुछ किया जा सकता है कि ये जो गैप है ये दूर हो सके? मुकेश जी, बड़ा ही प्रासंगिक प्रश्न है कि ये जो दूरियां हैं या जो हमें लग रहा है ये गैप है कि इसको किस तरह से भरा जाए जी। तो इससे पहले थोड़ी सी चर्चा इस बात पे भी कर लेते हैं कि हिंदी को लेकर क्या एक ही राय कायम कर लेनी चाहिए या हमें अलग अलग अनुभवों के निचोड़ के साथ किसी निष्कर्ष पे पहुंचना चाहिए? बहुत महत्वपूर्ण सवाल। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर घर जाके बच्चे को किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती या वो पढ़ना भी नहीं चाहता, तो कहीं ना कहीं ये हिंदी के पक्ष में जाता है कि वो विषय ऐसा नहीं है कि 2 घंटा कम से कम उसमें कुछ सवाल हल करने होंगे। बहुत महत्वपूर्ण बात। तो अब जिम्मेदारी अध्यापकों की होती है, क्योंकि मुझे हमेशा लगता है कि बच्चे किसी विषय में कितनी रुचि लेंगे ये कहीं ना कहीं व्यवस्था पे, प्रशासन पे और सबसे ज़्यादा निर्भर करता है उस शिक्षक पे। तो मुझे लगता है कि हम इस चीज़ को बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं कि हिंदी में घर जाके बच्चे को पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, तो अगर थोड़ा सा इसे रोचक बना लिया जाए तो वो बिना किसी मेहनत के वो बहुत अच्छा करेगा और कहीं ना कहीं उसे आगे के लिए संबल मिलेगा। दूसरी बात और कि चाहे सरकारी विद्यालय हो चाहे अभिजात वर्ग के लिए बने हुए विद्यालय जैसे कहा ही जाता है वो हो, तो कोई भी विद्यालय उसके प्रशासन, उसका जो विद्यालय प्रशासन है उसकी मानसिकता के हिसाब से वहाँ पे एक परिवेश बनता है। और जहाँ तक मैं जानती हूँ कि जहाँ पे अंग्रेजी बोलने की बाध्यता हो, जहाँ हिंदी बोलना वर्जित हो, ये किसी ऐसे उसका जो संस्थान का अध्यक्ष है वो उसकी छोटी सोच पर निर्भर करता है। भाषा को लेके जो खुलापन विचारों में है, कोई भी व्यक्ति चाहे वो फ्रेंच पढ़ा हुआ हो हाँ, और चाहे वो किसी दूसरी भाषा से हो। कई बार हमें देखने में आता है कि डून स्कूल के जो हेडमास्टर हैं वो किसी दूसरे, वो तो भारतीय हैं भी नहीं, लेकिन जो माहौल वहाँ पे बनता है, तो ये सोच पे निर्भर करता है कि वो संस्थान का अध्यक्ष उसे कहाँ लेके जाएगा। तो मेरे ख्याल से हम एक और महत्वपूर्ण नतीजे पे पहुँचते हैं, योग्य शिक्षकों का होना तो ज़रूरी है, संस्थान अध्यक्ष की खुली सोच का भी होना ज़रूरी है, तभी हिंदी को और बढ़ावा मिलेगा। और मैं तो बहुत उत्साहित हूँ, मुझे क्योंकि मैंने पंजाब में भटिंडा में वहाँ भी शिक्षा के क्षेत्र में काम किया जहाँ पे हिंदी को लेकर उतना अच्छा माहौल देखने को नहीं मिलता, पर जब वहाँ पे बच्चे हिंदी की कक्षा का इंतज़ार करते थे और कभी इधर उधर जाना पड़े और बच्चे जब ऐसे कहते थे वो तुसी चिंता नहीं करो असी तो फट्टा चक देंगे, तो ये सुन के भी इतना बढ़िया लगता था। उसके अलावा उड़ीसा में तलचर में भी मेरा कुछ अनुभव रहा, वहाँ पे भी अच्छा था। यहाँ देहरादून में भी जो देखने को मिलता है, राजस्थान में भी, तो मैं तो बहुत उत्साहित हूँ कि बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से नैराश्य हम बड़े लोगों के भीतर है। अब इस कुंठा का कारण क्या है वो हमें अपने अंदर झांक के देखना पड़ेगा। बहुत महत्वपूर्ण, बहुत है ना। यही डॉक्टर नालंदा पांडे, जो जिस तरफ आपने, जिस सवाल पर आपने अपनी बात छोड़ी कि इस कुंठा का क्या कारण क्या है, उसी सवाल को लेकर मैं भारती मिश्रा के पास जाता हूँ। भारती जी, क्या आपको लगता है कि हमारा जो भारतीय समाज है उसमें जो नई पीढ़ी है जिसमें हम अभिभावक भी शामिल हैं, क्या आपको लगता है कि अंग्रेजी भाषा को लेकर हमारा अनुराग, हमारी जो उम्मीदें हैं वो कुछ ज़्यादा बढ़ रही हैं, और अगर बढ़ रही हैं तो क्या वजह है इसकी? सर, अंग्रेजी विषय को लेकर हमारा अनुराग बढ़ नहीं रहा, ये पहले से है। अच्छा। पहले से मौजूद है जी। अगर हम बीते वर्षों की बात करें या कई दशकों की बात करें जी। तो हम देखते हैं कि ये अनुराग पहले से हमारे बीच था, लेकिन ये कह सकते हैं कि अब जो वर्तमान समय है उसमें अभिभावक ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई करे, क्योंकि ये हमारी मानसिकता कह लीजिए या हमारी कमज़ोरी कह लीजिए कि हम ये मान चुके हैं कि अगर अंग्रेजी भाषा का ज्ञान नहीं होगा तो बच्चा आगे तरक्की नहीं करेगा, अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, उन्नति नहीं कर पाएगा। तो हम भी यही चाहेंगे, अगर एक
माता पिता के नाते मैं कहूँ कि मैं भी यही चाहूँगी कि मेरा बच्चा एक अंग्रेजी माध्यम में पढ़े, क्योंकि हमारी मानसिकता पर ही निर्भर करता है, हमारी सोच ऐसी बन चुकी है, जो कि एक अध्यापिका होने के नाते, एक हिंदी की अध्यापिका होने के नाते मैं अच्छी तरह से समझती हूँ कि ये सोच गलत है। लेकिन जो वातावरण है, जो समय हम देख रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि हम जब कोई अंग्रेजी बोल रहा होता है और हम हिंदी में बात कर रहे होते हैं तो बच्चों के अंदर हीन भावना पैदा हो जाती है, और कहीं ना कहीं माता पिता को भी ये महसूस होता ही है। तो वो कोशिश अपनी तरफ से यही करते हैं कि बच्चे अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में अपनी शिक्षा ग्रहण करें, ताकि वो भविष्य में अच्छा प्रदर्शन करें और आगे बढ़ पाएँ। ये जो आपने कहा कि भाषा भी एक वर्ग भेद पैदा करती है, ये बड़ा खतरनाक संकेत है, और ये हमारे समय की सच्चाई है। बिल्कुल, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। लेकिन डॉक्टर नालंदा पांडे जी, क्या केवल एकमात्र वजह भाषा को चुनने की केवल रोजगार और करियर और वो जो सामाजिक प्रतिष्ठा है वही है, या कुछ एक तरह से कह सकते हैं कि कोई ग्रंथि भी हमने विकसित कर ली है? ये सवाल मैं आपके पास इसलिए ये सवाल लेकर आ रहा हूँ कि पिछले कुछ दिनों पहले मैं कुछ ऐसे बच्चों के बीच था जो सभी भारत के जो बहुत माने नामी पब्लिक स्कूल हैं निजी क्षेत्र के, वहाँ से आए थे। और जब उन बच्चों को लिखने के लिए कहा गया कि कोई कहानी लिखिए, कोई कविता लिखिए, कोई भाषा का प्रतिबंध नहीं था कि वो किस बात, आप आश्चर्य करेंगे कि उसमें हमारे पास लगभग ऑलमोस्ट 100% हिंदी में ही आए। अच्छा, अब ऐसा क्यों है कि वो बच्चे पढ़ तो अंग्रेजी स्कूलों में रहे हैं, लेकिन जब उनसे कहा जा रहा है कि अपने अंतस का जो तुम्हारे अंदर चल रहा है, आपको अपने पेरेंट्स को क्रिटिसाइज करना है, टीचर के बारे में को आप लिख दीजिए, हम उसको ठीक ठाक बना देंगे, तब वो अपने अंतस का सारा उबार हिंदी में निकाल रहे हैं। बहुत ही इसका मतलब कहीं ना कहीं उन बच्चों के अंदर मातृभाषा का एक बीज तो है, बिल्कुल, वो अंकुराया भी है, वो मुझे लगता है वो पल्लवित भी हुआ है। क्या वजह है डॉक्टर नालंदा पांडे? केवल करियर ही वजह है, या कोई ग्रंथि हमने विकसित कर ली है कि अंग्रेजी का इस तरह का बोलबाला हो गया है? और जो भारती कह रही हैं कि उसने एक वर्ग भेद भी हमारे बीच तय कर दिया है कि गांव देहात का बच्चा एक तरफ है, शहर का उन स्कूलों में जाने वाला बच्चा एक तरफ है। क्या वजह है? देखिए मुकेश जी, जैसे कि कहा भी जाता है कि तोड़ो बंधन रुके न चिंतन, गति जीवन का सत्य चिरंतन। क्या बात है? और धारा के शाश्वत प्रवाह में इतने गतिमय बनो कि जितना स्वयं परिवर्तन है। तो माध्यम कोई भी हो, मुझे लगता है माध्यम से हमें गुरेज नहीं करना चाहिए, और कहीं ना कहीं ये समय की मांग है कि माध्यम अगर अंग्रेजी का भी हो और बच्चा हिंदी विषय में पूरी रुचि लेता हो, जैसे आपने बताया, ये तो बहुत ही सुनकर इतना अच्छा लग रहा है कि क्योंकि अपनी भाषा अपने भावों की अभिव्यक्ति का सबसे सशक्त माध्यम होती है। आप हो सकता है कि आप दुनियावी मापदंड और मानदंडों के कारण किसी और भाषा को माध्यम के रूप में अपनाने के लिए मजबूर हों, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप व्यक्त अपने मनोभावों को उस भाषा में करते हैं जो आपको अपनी प्रतीत होती है, तो मुझे कोई भी आपत्ति नहीं है इसमें। माध्यम तो मैं कहूँगी कि प्रादेशिक भाषा का भी हो, बिल्कुल है, जब तक किसी विषय में आपकी रुचि बनी रहे तो तब तक ये तो हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। और जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी यही बात करती है कि जो माध्यम होता है, और खासतौर से प्राथमिक कक्षाओं में, तो जिसमें बच्चा सहज है उस माध्यम को चुन लेना चाहिए। तो अब हम ये नहीं कह सकते बदलती हुई दुनिया के हिसाब को देखते हुए कि विद्यालयों को हिंदी माध्यम का हो जाना चाहिए, क्योंकि पहले कहीं ना कहीं हम अपने स्थानीय क्षेत्रों तक या राष्ट्रीय क्षेत्र के परिधि में सीमित, संकुचित जो परिधि होती है वहाँ तक सीमित थे। अब जब समय बढ़ रहा है, वैश्वीकरण के दौर में हम जा चुके हैं, हमें अलग अलग देशों में जाना है और अलग अलग भाषाएं सीखना है, तो कोई ऐसी भाषा की आवश्यकता होगी जिसमें कि आप सहजता से भावों का संप्रेषण कर सकें।
तो अगर अपने भावों का संप्रेषण और दूसरे देशों में सहज रहने के लिए अगर आप किसी दूसरी भाषा को चुनते हैं, चाहे वो अंग्रेजी हो, चाहे जर्मन हो, चाहे फ्रेंच हो, चाहे रशियन हो, चाहे कोई और भाषा हो, चाहे चाइनीज, जापानीज, कोरियन कोई भी हो, तो कोई बात नहीं, ये समय की मांग है जब तक आपका अपनी भाषा में उत्साह बना रहे। और इसी बाबत जैसे कि आपने पहले भी हमने बात की थी कि सरकारी संस्थाएं भी बहुत अच्छा काम कर ही रहे हैं, तो मेरे ख्याल से आने वाला समय बहुत अच्छा होगा। तो ये जो माध्यम की जो बाध्यता है ना, उससे हमें परे रहकर सोचना पड़ेगा, वरना फिर हम निराशा के पूरे गर्त में हम ऐसे डूबे हुए रहेंगे कि माध्यम हिंदी क्यों नहीं हो रहा है। माध्यम अंग्रेजी बेशक रह ले, क्षेत्रीय भाषा, प्रादेशिक भाषा, आंचलिक भाषा रह ले, लेकिन विषय में रुचि बनी रहनी चाहिए। विषय में रुचि बनी रहनी चाहिए। डॉक्टर नालंदा पांडे, हमारे समय का सबसे बड़ा संकट भी यही है, जिस तरफ आप कह रहे हैं कि माध्यम कोई भी हो, भाषा कोई भी हो, लेकिन बच्चों के अंदर जो सृजनशीलता है, जो क्रिएटिविटी है, वो बनी रहनी चाहिए। और ख़ासकर आज के ये जो तकनीकी युग में बच्चों के पास जो चीज़ें आ गई हैं, उसने उनकी वो स्वाभाविक क्रिएटिविटी थी, उसको बहुत ज़्यादा बाधित कर दिया है। अब बच्चे अगर जंगल की कहानी पढ़ रहे हैं तो वो बाघ को भी लाइव देख रहे हैं, भालू को भी लाइव देख रहे हैं। हमारे ज़माने में वो जो होता था कि एक जंगल में एक भालू रहता था, तो हम भालू की कल्पना करते थे। कई बार भालू को हम बिल्ली, जिसने भालू नहीं देखा वो बिल्ली की तरह भालू को समझता था। तो उसका वो एक संकट है हमारे दौर का। अच्छा, कई बार इसमें मुकेश जी एक चीज़ और होती है, हिंदी विषय में बच्चों की रुचि होती है, लेकिन कई बोर्ड में ऐसी व्यवस्था है कि 10वीं तक अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाई जाती है हिंदी, परंतु उसके बाद वैकल्पिक कर दी जाती है। तो रुचि होने के बाद भी अगर वो बच्चे के करियर में लाभ नहीं पहुंचा रही है, तो बच्चों को तब भी उस विषय को छोड़ना पड़ता है, और जहाँ वो विषय छूटा तो वो छूटता ही चला जाता है। यहाँ पे मैं भारती जी ने अच्छा मुद्दा उठाया, तो मैं एक छोटी सी एक उम्मीद देता हुआ एक छोटा सा हिस्सा जोड़ना चाहूँगी कि जैसे कि हम जानते हैं कि जो CBSE बोर्ड है वो हिंदी को बहुत अच्छे से बढ़ावा देता ही है, और जो सिस्के है, तो जो ICSE और ISC बोर्ड है जहाँ पे हम ये बात कर रहे हैं कि 10वीं तक अनिवार्य है और उसके बाद वैकल्पिक विषय के रूप में बच्चों को उसे चुनना होता है। लेकिन आगामी 3 वर्षों में जो हिंदी है उसे 11वीं 12वीं के लिए भी अनिवार्य कर दिया जाएगा, और इस पे जोरों शोरों से काम हो रहा है। इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा उत्साह से भरी रहती हूँ कि आने वाला समय हिंदी का होगा, लेकिन हम इसे माध्यम से जोड़ के ना देखें तो अच्छा होगा। तो हम बहुत आगे बढ़ेंगे, हम भी बढ़ेंगे, हिंदी भी बढ़ेगी, शौक भी बढ़ेगा और उत्साह भी बढ़ेगा, बच्चे भी आगे बढ़ेंगे। जी, ये आपने डॉक्टर नालंदा पांडे, ये हमारे लिए भी एक नई सूचना है कि, और जाहिर है हमारे दर्शकों के लिए भी, कि आप इंटरमीडिएट तक हिंदी अगर एक अनिवार्य विषय होता है सभी CBSE के स्तर पर, तो ये बड़ी बात होगी। और हमारे पास हिंदी साहित्य में जो विराट सामग्री है, विराट खजाना है, वो हमारी नई पीढ़ी के सामने आ पाएगा। भारती जी, नई शिक्षा नीति में एक तो आपने खुलासा किया डॉक्टर नालंदा पांडे ने, नई शिक्षा नीति में क्या लगता है, कुछ हिंदी को लेकर कुछ और स्पेसिफिक है, और आपको लगता है कि अगर एक त्रिभाषा उन्होंने स्थानीय भाषाओं पे जोर तो दिया है कि कम से कम प्राइमरी लेवल पे बच्चों को उनकी स्थानीय भाषा में ही शिक्षा दी जाए, क्या ओवरऑल ये पूरी जो नई शिक्षा नीति है, वो नई शिक्षा नीति में आपको क्या लगता है, ये हिंदी की क्या स्थिति होने वाली है? भारती जी जवाब दे, इससे पहले मैं एक छोटा सा स्पष्टीकरण पिछली बात का देना चाहूँगी कि हिंदी, मैंने अभी कहा कि अनिवार्य कर दी जाएगी, वो इसलिए क्योंकि 11वीं 12वीं में 2 भाषाओं का प्रावधान है, उसमें से एक भारतीय भाषा होनी चाहिए। तो इसलिए ये है कि हिंदी ही, अधिकतर क्षेत्र हिंदी को ही अपनाएंगे क्योंकि भारतीय भाषाओं का प्रावधान है। विदेशी होती तो कोई दूसरी भाषा लेने की संभावना थी, गुंजाइश थी। इसलिए अनिवार्य ना होते हुए भी अनिवार्यतः ये हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित हो। तो बस पिछला स्पष्टीकरण मैं ये देना चाहूंगी, क्योंकि भारतीय भाषा का प्रावधान है दूसरी। तो जाहिर सी बात है, जब भारतीय भाषा की बात आएगी तो उसमें मेजोरिटी में तो हिंदी ही है, और हिंदी ही आएगी। बल्कि इस बारे में आप भारती जी और नालंदा जी, आप आश्चर्य करेंगे कि जब मैं अपनी दक्षिण भारत की 3-4 यात्राओं में गया,
तो वहाँ पर मुझे ये बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो हम कहते हैं कि वहाँ पर हिंदी को लेकर किसी तरह का कोई वो है, कोई अलग सी धारणा है, ऐसा नहीं है। हिंदी वहाँ बहुत अच्छी तरह बोली जाती है, समझी जाती है, हिंदी साहित्य वहाँ बाकायदा पढ़ा जाता है। बहरहाल भारती जी, ये जो हमारा पूरा परिवेश है विद्यालयों का, खासकर निजी विश्व जो विद्यालय हैं हमारे, उनमें हम विश्वविद्यालयों को भी लेते हैं, निजी स्तर पर जो खुले हैं, आपको क्या लगता है कि ये जो स्कूल हैं इनमें आजकल, जैसे आपने कहा कि पाठ्यक्रम इतना ज़्यादा हो गया है, तो कितना है सृजनशीलता की कितनी गुंजाइश आप देखती हैं? वो तो मैं 100% कहूँगी, क्योंकि बच्चों में सृजनात्मक शक्ति, उनमें कला भरी पड़ी है जी। हम कहते हैं हम बच्चों को कोई गुण नहीं देते, बच्चों के गुणों को निखारते हैं जी। तो वो सृजनशीलता उनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई है जी। बस उसे बाहर लाने की आवश्यकता होती है जी। और जैसा कि नालंदा जी ने कहा कि ये शिक्षक पर भी निर्भर करता है, मैं भी पूरी तरह सहमत हूँ कि यदि बच्चों को एक अच्छा शिक्षक मिल जाए तो जो उनके अंदर हिंदी विषय को लेके अरुचि पैदा हो जाती है या किसी भी विषय को लेकर, वो बहुत हद तक दूर की जा सकती है, चाहे वो अंग्रेजी हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो विज्ञान हो। अगर योग्य शिक्षक नहीं है तो वो किसी भी विषय को नहीं पढ़ा सकता जी। तो सृजनशीलता बच्चों के अंदर बहुत है, सिर्फ उसको बाहर लाने की आवश्यकता है। और पिछले कई वर्षों में मैंने देखा है कि हिंदी को लेके बदलाव आने शुरू हुए हैं। अच्छा, चलिए ये एक सुखद सूचना है कि हिंदी को लेकर अगर बदलाव आ रहे हैं तो अच्छी बात। उम्मीद की किरण। हाँ, उम्मीद की किरण एक जागी है। और क्योंकि कई वर्षों से मैं इस क्षेत्र में हूँ, तो जो स्थिति पहले थी वो तो अब नहीं है, तो सुधार की गुंजाइश है और आगे तक बनी रहेगी। और शायद इसी पंक्ति में हम आगे बढ़ते बढ़ते एक दिन हिंदी साहित्य को शीर्ष तक ले जाएंगे। जी, चलिए। अच्छा, ये एक बड़ा आशावादी दृष्टिकोण है और ये आपसे सुनकर बड़ा अच्छा लग रहा है कि स्कूलों में खासकर हिंदी को लेकर एक धारणा। लेकिन डॉक्टर नालंदा पांडे, अभी हमारे पास हाई स्कूल तक ही अगर हम बात करते हैं जी, हिंदी में जो साहित्य उपलब्ध है पाठ्यक्रम में, क्या आपको लगता है कि वो आज के परिवेश के हिसाब से ठीक ठाक है? क्योंकि साहित्य में धाराएं बहुत तेजी से बदली हैं। एक वो छायावाद, उससे पहले रीतिकाल और तमाम उस दौर से बढ़ते हुए हम खड़ी बोली के दौर से बढ़ते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। आज के जो साहित्य को अगर आप देखते हैं, भारती तो बाकायदा उस पर आजकल शोधरत है, उस पर रिसर्च कर रही है, नई तरह की कविताएं आ रही हैं, नए तरह का साहित्य है। यहाँ तक कि जो बाल साहित्य है, चिल्ड्रन लिटरेचर, उसमें कुछ बड़े अद्भुत प्रयोग हुए हैं हिंदी पट्टी में भी। कुछ संस्थाएं बाल साहित्य को लेकर कुछ नए नए बिंब लेकर आ रही हैं। आपको लगता है कि हमारे पाठ्यक्रम में वो इंट्रोड्यूस है? मुकेश जी, ये तो हमें स्वीकार करना होगा कि जो पाठ्यक्रम जब निर्धारित होता है तो कहीं ना कहीं हम लकीर के फ़कीर बन जाते हैं, क्योंकि दिमाग में ये होता है कि एक अलग साहित्यिक अलग अलग विधाओं से कोई ना कोई जो पाठ है, अध्याय है, वो आना चाहिए। तो जैसे कोई संस्मरण, कोई यात्रा वृतांत, कोई कहानी, कोई नाटक, सब इस तरह से अपना संतुष्टि के लिए ऐसा लगता है कि सब कुछ कर दिया गया है। लेकिन जैसे मैं परिवर्तन की बात कर रही थी और जैसे आपने बताया कि कहीं ना कहीं जितने परिवर्तन आते जा रहे हैं उनके साथ हमें समावेशी बनाना होगा उसे। तो मुझे लगता है इस चीज़ पे हमें काम करना होगा कि पाठ्यक्रम को और समावेशी होना चाहिए। जब हम इंक्लूजन की बात करते हैं तो हर तरह के इंक्लूजन की हमें ज़रूरत है, परिवर्तनों को भी हमें समावेशी बनाना होगा अपने पाठ्यक्रम में। जी, डॉक्टर नालंदा पांडे और भारती मिश्रा जी, ये इतना बृहद विषय है और आजकल इतना हॉट टॉपिक है, खासकर जब से नई शिक्षा नीति को लेकर काम शुरू हुआ जी, कि इस पर अगर हम बात करने बैठे तो घंटों बात हो सकती है, लेकिन कार्यक्रम की अपनी एक समय सीमा है। बावजूद इसके आप दोनों साहित्यिकी के इस मंच पर आए और आपने इतनी सुंदर बातचीत में हमारे दर्शकों को कुछ नई जानकारियाँ दी, इसके लिए आप दोनों का हार्दिक आभार, धन्यवाद। ये थी हमारी आज की साहित्यिकी। अगली बार किसी नए विषय को लेकर कुछ नए मेहमानों के साथ आपके बीच आएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।